जो एबीपी न्यूज की टीम है वो लगातार युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। देश के सबसे निडर जांबाज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल माउंट लेबनन इलाके में पहुंचे। ये दरअसल लेबनन का एक पहाड़ी इलाका, यहां इजरायल ने ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 2 इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। माउंट लेबनन से जगविंदर पटियाल की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और 7 तारीख आते आते ये हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माउंट लेबनन के खेमतिया इलाके में, जहां पर रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ इस पूरी बिल्डिंग पर, और इसमें 10 लोगों की जान गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी इलाके में यह हमला किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर है वो बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी गाड़ियां इस बिल्डिंग के तमाम चकनाचूर हो गई हैं और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपरी माले पर जितने भी लोग, जो परिवार रह रहा था, उसके सभी लोगों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। और इस हमले में आप देखिए 2 बिल्डिंग्स हैं ये आसपास की, दोनों को पूरी तरह से उनके परखच्चे उड़ गए हैं। जो बालकनीज हैं, जो छत है और जो ऊपरी फ्लोर का तमाम हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। नीचे ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग इनमें रहते थे, ये तमाम गाड़ियां उन्हीं की हैं। और पहली बार ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसे कि माउंट लेबनन कहा जाता है, उस इलाके में इस तरह का एक ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि अगर बात करें दाहिए की तो वहाँ भी लगातार हमले जारी हैं, लेकिन जिन इलाकों में, दूर दराज के गांव में शिया समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अब इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। और ये वहीं की तस्वीर है। इस पूरे हमले में 10 लोगों की मौत हुई बताई जाती है और इजराइल ने ये धमकी दी है कि जो भी शिया बहुल इलाके हैं, जहां भी हिजबुल्लाह के ज़्यादा सपोर्टर्स रहते हैं, उन इलाकों को नो मैन लैंड घोषित किया जाए, ताकि सब लोग उन इलाकों से बाहर चले जाएं। और लगातार रह कर ये अटैक लगातार जारी हैं। इस तरह के अटैक ना सिर्फ इस माउंटेन इलाके में हुआ है, बल्कि इस तरह के दाहिए और उसके आसपास के इलाकों में भी हमले बढ़ गए हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, माउंट लेबनन। और आगे सीधे आपको लेकर चलेंगे युद्ध क्षेत्र से। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस समय मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं उनसे। फिलहाल जगविंदर, इजरायल का पूरा प्लान क्या नजर आ रहा है? इस युद्ध को शुरू हुए आज पूरा 1 साल हो रहा है, 7 अक्टूबर की तारीख आज। देखिए, हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को उड़ाना, उसको जितनी सप्लाई आ रही है उसको ख़त्म करना, उसके सपोर्टर्स और उसके कमांडर्स को टारगेट करना, ये सीधा ड्रोन और एयर अटैक से जितने भी हमले हो रहे हैं बेरूत, सेंट्रल बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में, उसका एकमात्र मकसद ये है। आज जहां 2 जगह पर मैं गया वो पहाड़ी इलाका था। इससे पहले कभी भी उन इलाकों में केवल 2 गाँव हैं वहाँ पर शिया के, यानी जो शिया लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, उन 2 गाँव में ये एयर स्ट्राइक किया गया। और एयर स्ट्राइक की वजह ये माना जा रहा है कि एक जगह पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत हुई है और दूसरी जगह एक लोकल कमांडर का घर था, उसका पूरा का पूरा घर उड़ा दिया गया, जहाँ की तस्वीरें अभी आपने देखी। वहाँ 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सेंट्रल बारूद के जो शिया बहुल इलाका है दाहिए में इतने ज़्यादा एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर वो गाज़ा की तरह नज़र आने लगेगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बेरूत शहर, जो पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, उसके सेंटर में एक दाहिए इलाका है और यहाँ पर पॉपुलेशन तकरीबन 1 मिलियन बताई जाती है और सभी शिया बहुल इलाके हैं यहाँ पर। और इसके अंदर जितने भी हिजबुल्लाह के सपोर्टर हैं, कमांडर हैं, वो तमाम लोग रहते हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं रहती है। तो इजराइल सबसे ज़्यादा हमले इसी दाहिए इलाके में कर रहा है और वहाँ की बिल्डिंगें, आज मैं सुबह गया था, हालांकि मुझे गाड़ी से हिजबुल्लाह के लोगों ने उतरने नहीं दिया, लेकिन सुबह 5-6 बजे के करीब जब मैंने पूरा राउंड लिया, वहाँ पर कई बिल्डिंगें जल रही थी और बहुत सारी बिल्डिंगें, जिस तरह की तस्वीरें सीरिया और हम गाज़ा से देखते हैं, उस तरह बिल्डिंगें धराशायी होकर, गिरकर एक दूसरे के ऊपर मलबे के ढेर में बदलती जा रही हैं। और जब हम उस इलाके में थे तब भी अलग अलग जगहों पर हमले हो ही रहे थे, आवाज़ें आ ही रही थी और जगह जगह ड्रोन की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लड़ाई 1 साल से चल रही है, ये बेरूत को गाज़ा में तब्दील करेगी और खासकर उस इलाके को जिसका नाम दाहिए है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, युद्ध का 1 साल
पूरा होने के मौके पर इजरायल ने बमबारी अब और तेज कर दी है, जैसा कि जगविंदर भी बता रहे हैं। यानी इजरायल ने यह तय किया है कि वो अपने दुश्मनों को और मौका नहीं देगा। अब दक्षिण लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में मिसाइलें, रॉकेट दागे, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स पर बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला। लेबनान की तरफ से दावा किया गया इजरायल ने 30 ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बेरूत का इलाका, बेरूत में खास तौर से वो तहिए वाला इलाका, शिया बहुल ये इलाके जिनको निशाने पर लिया जा रहा है, क्या किसी तरीके की खास इनपुट, खास इंटेलिजेंस के आधार पर चुन चुनकर ये सटीक निशाने इजरायल की तरफ से दागे जा रहे हैं? जगविंदर, देखिए, मुझे ये लगता है कि सब कुछ पहले से हुआ है, केवल हमलों की बारी थी। क्योंकि लेबनान के अंदर जो चल रहा था, हिजबुल्लाह ईरान के कहने पर या बाकी अपने सहयोगी प्रॉक्सी देशों के कहने पर जो तैयारी इजराइल के खिलाफ कर रहा था, इजराइल ने उससे निपटने का इंतजाम बहुत पहले से कर रखा था। इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि अभी इनको टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर जासूस भेजे गए, ये सब चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी। आपको सुनकर हैरानी होगी और मुझे देखकर हैरानी हुई। मान लीजिए 10 मंजिला बिल्डिंग है और खबर ये है कि इसकी 7वीं मंजिल पर कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पर शिया या हिजबुल्लाह के लोग बैठे हुए हैं। तो जो ड्रोन अटैक किया जाता है वो 7वां माला साफ हो जाता है, और जबकि ऊपर और नीचे की बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचता। और जब लगता है कि काम बेसमेंट में चल रहा है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर बेसमेंट में है या कोई कमांडर बेसमेंट में मीटिंग कर रहे हैं या तोपखाना है, तो फिर बिल्डिंग पर इस तरह की मिसाइल गिराई जाती है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग बैठ जाती है और बेसमेंट तक उसमें आग लग जाती है। तो आप देखिए कि इजराइल के टेक्निकली कितने स्ट्रांग ऑपरेशन है, और ये जो मैपिंग, ये जो ट्रैकिंग है, ये सब मुझे लगता है बरसों से चल रही है। ये आज का काम नहीं है। अब तो सिर्फ स्ट्राइक करके ढूंढ ढूंढ के मारने का काम चल रहा है, हमलों का काम चल रहा है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी इंटेलिजेंस मुझे लगता है इजराइल के पास बहुत पहले से है। बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। युद्धभूमि से दर्शकों को पल पल का अपडेट जगविंदर पटियाल पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, जिस तरीके से बम छोड़े जा रहे हैं लेबनान की तरफ, लेबनान बर्बाद नजर आ रहा है। बॉर्डर की घोस्ट टाउन से आखिरी बॉर्डर विलेज तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। खाली सड़कें, वीरान गलियां, टैंक्स और फिर युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की तस्वीरें, यही एक तरह से माना जा रहा है कि अगला इतिहास होगा लेबनान का। क्योंकि इजराइल की चढ़ाई के बाद इस वक्त हम बुर्ज शमेली इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां एक तरफ समुद्र लगता है और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान का बॉर्डर लगता है। ये आखिरी वो पॉइंट है जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह और लेबनान आर्मी के जो लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, उनका ये आखिरी चौराहा है, आखिरी पोस्ट है। इस पॉइंट के आगे जाने की इजाज़त नहीं है। आगे मिलिट्री जोन है, और पिछले हम 20-25 किलोमीटर के इलाके में जो देख पा रहे हैं, उसमें ना तो कोई भी शख्स यहाँ आ जा पा रहा है, केवल एम्बुलेंसेस घूम रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं, और ये तमाम पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं जिसके आगे मिलिट्री जोन है। हमारे यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी पड़ती है, वही इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ गोलान हाइट्स हैं। गोलान हाइट्स क्या है? जहाँ पर पहले से इजराइल का कब्जा है और लेबनान के साथ वहाँ लड़ाई चल रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र लगता है। समुद्र लगने का मतलब ये है कि जो समुद्र है उससे जो वॉरशिप लगाए गए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वो शेलिंग करते हैं, और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके से सैनिक लगातार आर्टिलरी का फायर करते हैं। तो तोपखाना भी चल रहा है, वॉरशिप्स भी चल रहे हैं, ग्राउंड पर भी सैनिक लड़ रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, और हिजबुल्लाह बेशक एम्बुश करके इस पहाड़ी नुमा घाटी भरे इलाके में इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर रहा है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ के 25-30 किलोमीटर के इलाके बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैं बेरूत से ट्रैवल करते हुए सिदोन होते हुए यहाँ पहुँचा हूं, लेकिन इसमें पिछले 30-35 किलोमीटर में ना तो कोई बाजार खुला है, ना ही लोग नजर आते हैं, और ना ही सड़कों पर उतनी आवाजाही है जितनी आमतौर पर रहती है। लिहाजा हमें ये बताया गया कि ये जो पॉइंट आप पीछे देख रहे हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। बड़ा सवाल ये है कि इस युद्ध से आम आदमी की जिंदगी कितनी खत्म होगी।
क्या जो लोग यहाँ से लाखों की तादाद में डिस्प्लेस किए गए हैं, यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं, कभी वो अपने इन घरों में, अपने इन शहरों में, अपनी इन गलियों में दोबारा आ पाएंगे? या जिस तरह से इजरायली सेना एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ मैदानी इलाके से लेबनान की तरफ बढ़ती हुई आ रही है, वो उन्हें इन घरों में दोबारा लौटने देगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया लेबनान का इजरायली सेना ने अपने कब्जे में लिया है और उसके टैंक लगातार बम फेंक रहे हैं। जो लेबनानी तरफ से आर्मी है वो पीछे रखी गई है, हिजबुल्लाह के लोग आगे लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को जो भी सप्लाई मिलनी है बेरूत से या फिर सीरिया से, उसको भी इजराइल ने काट दिया है। ऐसे में ना सिर्फ सैनिकों के आगे, ना सिर्फ दोनों मुल्कों के आगे, इन लोगों के आगे, इनकी जिंदगी के आगे, इनकी अगली पीढ़ी के आगे चुनौतियां बहुत सी हैं। एबीपी न्यूज़ इस बॉर्डर इलाके के अलावा आपको युद्ध के पल पल की खबर देता रहेगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, साउथ लेबनान बॉर्डर। और साउथ लेबनान में ही जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां पर एबीपी न्यूज मौजूद है। जमीन से, आसमान से, समंदर से लेबनान पर हमलों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बार सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं जगविंदर पटियाल की, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। एबीपी न्यूज पहुंच गया है साउथ लेबनान में, वो इलाका जहां पर इजरायली सेना और लेबनान की सेना के बीच, यानी जो हिजबुल्लाह के नाम से जानी जाती है, उसके बीच में युद्ध चल रहा है। लेबनान की तरफ बढ़ रही हैं इजराइल की सेनाएं, लेकिन इजराइल की सेनाओं ने लेबनान में कितना एंटर किया है ये जानने से पहले आप कस्मीह इलाका है साउथ लेबनान का, इसमें इजरायली बमबारी के बाद क्या हालात हैं आपको ये दिखा देते हैं। ये नो मैन लैंड है, यहाँ पर लोग केवल यहाँ से निकलने के लिए ही नजर आएंगे और ये वो बड़ा गड्ढा है जो एक बॉम्ब गिराए जाने के बाद यहाँ हुआ है और सारा इलाका आसपास का तहस नहस कर दिया गया है। इसके आसपास जो बिल्डिंग्स थी वो सब उड़ा दी गई हैं। ये वो इलाका है जो घाटी नुमा इलाका है। साउथ लेबनान मतलब जहाँ खेती होती है, आप केले की खेती देख सकते हैं, जगह जगह केले की खेती के पेड़ लगाए गए हैं और सारा फल फ्रूट यहीं से जाता है। और यहाँ पर इस तरह की बमबारी होने के बाद किस तरह से खेतीबाड़ी प्रभावित हुई है, इसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका यहाँ पर घाटी नुमा है, इसीलिए एम्बुश करता है हिजबुल्लाह। यहाँ पर एम्बुश करने के बाद वो इजरायली सेना को रोकना चाहता है। लेकिन दो खास बातें हैं। पहला, जो सूचना हमें मिल रही है, जो हमारा नेटवर्क है वो कह रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ 2 से 3 किलोमीटर तक प्रवेश कर लिया है। इसमें 12 सैनिकों की मौत हुई है इजराइल की तरफ से और 50 के करीब हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। तबाही की ये तस्वीर साउथ लेबनान की है। ये वो इलाका है जहां पर आप आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है, आप आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी लोग इस जगह पर इस वक्त रुके हुए हैं वो या तो अपनों की खैर मनाने के लिए रुके हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से हिफाजत में रखना है, एक आधा आदमी उसकी निगरानी के लिए रुका हुआ है। देखिएगा, तो मिडिल ईस्ट लेबनान से ये रिपोर्ट्स आप देख रहे थे जहां पर युद्ध की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो वो भी जल रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची में बम ब्लास्ट हो गया। कराची ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी नागरिकों के काफिले को निशाना बनाया गया। चीनी नागरिकों का काफिला था जिस पर निशाना बनाकर बम फेंका गया। बम धमाका हुआ। धमाके में 2 चीनी नागरिकों की मौत की खबर है। कराची एयरपोर्ट के पास ये भीषण ब्लास्ट हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के नजदीक, जब चीनी नागरिकों के काफिले को निशाना बनाया गया। उसके बाद बम धमाके के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। कराची में हुआ ये बम धमाका, एयरपोर्ट के नजदीक ये बम धमाका हुआ। चीनी नागरिकों का काफिला था जो गुजर रहा था और उसी को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस समय मौजूद है। जरा उन्हीं से जानते हैं और क्या डिटेल्स मिल रही हैं पाकिस्तान के कराची में जो चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला बोला गया, उसको लेकर विशाल।
देखिए, कराची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर ये बम ब्लास्ट हुआ और इसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि सिंध प्रांत में जो बिजली परियोजना है उसमें चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे और उनका काफिला जब एयरपोर्ट के पास पहुंचा उसे निशाना बनाकर ये बम ब्लास्ट किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि आप देखिए, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन वहां पर धमाके होते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो एससीओ की बैठक होनी है इस्लामाबाद में, उसकी सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा खतरा माना जा सकता है। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ के लीडर्स समिट होनी है और उससे पहले कराची में अगर ब्लास्ट हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो सुरक्षा हालात है उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान जो हमेशा से आतंकवाद को पालता पोसता रहा है और अब पाकिस्तान में ही लगातार जो लोग हैं वो निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विशाल पांडे तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और मालदीव्स के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब सामने आए मीडिया के तो उनकी तरफ से कहा गया कि आर्थिक संबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच और मजबूती देने को लेकर सहमति बनी है। और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई, सुनिए। चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। हमने डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया है। कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। अड्डू में नया भारतीय कॉन्सुलेट और बेंगलुरु में मालदीव का नया कॉन्सुलेट खोलने पर भी हमने बात की है। इन सभी पहलों से हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। तो रक्षा सुरक्षा से लेकर आर्थिक मामलों को और मजबूती देने को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में खदान में ब्लास्ट हो गया है। इस खदान में विस्फोट जो हुआ उसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। खदान में फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का बीरभूम, यहां खदान में धमाका हो गया, 5 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं। रोते बिलखते मजदूरों के परिवार वालों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अपनों को खो दिया इन लोगों ने। 5 मजदूरों की मौत हो गई। काम कर रहे थे खदान में और उस दौरान ये विस्फोट जिसकी चपेट में आकर 5 मजदूरों की मौत, कई मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल तेजी से राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। और आइए बात करते हैं बिहार में डिप्टी सीएम के बंगले को लेकर गरमाई राजनीति की। दरअसल कल ही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 5 देश रतन मार्ग स्थित डिप्टी सीएम का जो आवास था उसको खाली कर चुके हैं और इसके साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगा दिया कि वो बंगले में लगे महंगे सामान अपने साथ उखाड़ के ले गए। बीजेपी आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव ने बंगला तो खाली कर दिया लेकिन अपने साथ साथ टोंटी, एसी, बेसिन, आरओ, हाइड्रोलिक बेड के बेस समेत कई चीजें वो अपने साथ ले गए। आपको बता दें, बिहार में डिप्टी सीएम रहते हुए जो बंगला तेजस्वी को मिला था उन्होंने वो अब खाली किया है और वो बंगला डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है। 10 अक्टूबर को वो बंगले में गृह प्रवेश करेंगे लेकिन उससे पहले बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि तेजस्वी बंगले से खुद तो गए लेकिन बंगले का सामान भी ले गए। देखिए, पटना में 5 देश रत्न मार्ग पर
ये जो आवास है वो डिप्टी सीएम का होता है। तेजस्वी यादव इसमें रह रहे थे। अब ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है। महागठबंधन सरकार में जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तब उनको ये आवास मिला, लेकिन फिर बिहार में एनडीए की सरकार आ गई, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, तो अब ये बंगला उनको आवंटित हुआ है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर से कई सामान गायब हैं, कई सामान डैमेज हैं। देखिए कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी एवं पार्टी के नेता दानिश हमारे साथ हैं। दानिश जी, क्या क्या गायब है आप लोग के नजर में? देखिए, जब हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ये बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी को ये आवंटित हुआ है और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर वो यहाँ पे जो है शिफ्ट होने वाले हैं, अपना कामकाज यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो जब यहाँ पे सफाई के लिए लोग आए तो देखा गया कि यहाँ की जो चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी, वो यहाँ से गायब है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ये बेड का आपको वॉल दिख रहा है, लेकिन बेड का जो बेस होता है, ये जो हाइड्रोलिक बेड था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, और ये जो बेस था वो गायब है, उसको ले जाया गया है। हाइड्रोलिक बेड का बेस गायब है। बेस गायब है, आपको वॉल दिख रहा है, बेस गायब है। एयर कंडीशन, काफी एयर कंडीशन यहाँ पे थी जो यहाँ से गायब दिख रही हैं। कितनी गायब है लगभग? उसकी सूची तो आपको दी जाएगी, लेकिन जब हमने देखा, आपके कैमरामैन को भी हमने दिखाया है कि जहाँ पे देखिए एयर कंडीशन लगे हुए थे वहां से उखाड़ लिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, उस कोर्ट से कारपेट को उखाड़ लिया गया है। जो नल और नल जो होते हैं, वॉशरूम के जो नल होते हैं, जो टोटी होती है, उसको भी उखाड़ के ले जाए। आपका आरोप है कि टोटी गायब है? निश्चित तौर पर ये देखिए, आप सामने, मेरा आरोप नहीं है, ये देखिए आप, ये सत्यता है। ये देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है कि यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ था, उसको उखाड़ के ले जाया गया है। ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से टोटी गायब कर दी गई है। टोटी गायब है यहाँ से, ये आरोप लगाया जा रहा है। वॉश बेसिन को निकाल के ले जाया गया। काफी अच्छे अच्छे फर्नीचर थे, वो फर्नीचर को यहाँ से ले जाया गया है, और जो भी एयर कंडीशन थे, जो भी महंगे सामान थे, उस सब चीजों को यहाँ से ले जाया गया। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। और देखिए, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का हमने उदाहरण देखने को मिला था। जब वो वहां से उन्होंने सरकारी बंगला खाली किया था, उन्होंने भी सरकारी संपत्ति को अपना समझ करके अपने घर ले गए थे। उसी की तर्ज पे आज बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी ने सरकारी संपत्ति को, एसी क्या डैमेज है यहाँ पे? एक एयर कंडीशन था, एयर कंडीशन को यहाँ से ले जाने का काम किया गया। उदाहरण है आपके सामने, एयर कंडीशन गायब है यहाँ से। और तो जो फाउंटेन लगाया गया था, उस फाउंटेन के जो लाइट्स थे, उस लाइट्स को भी ले जाया गया है। तो इस प्रकार से जितनी भी महंगी सामान थी, वो सब के सब तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का कार्य किया है। और देखिए, हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी की जो परवरिश हुई है, जो उनकी सोच है, जहां वो पले बढ़े हैं, जिस परिवार में, उन्होंने बचपन से देखा है कि कैसे सरकारी संपत्ति को लूटा जाए, कैसे मौका मिलने पे सरकारी संपत्ति को लूट लिया जाए। तो उसी का उदाहरण आपको देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव ने यहां से सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया है, जो दुर्भाग्य है बिहार का। अच्छा, ये बताइए, एसी गायब है, बेड डैमेज है, और उसके बाद टोटी निकाला गया, इस तरह का आरोप आप लोग लगा रहे हैं। नीचे भी कुछ आप लोग के नजर में सामान गायब है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जितने भी इस आवास के अंदर जितने भी एसिया थी, वो तो गायब है ही हैं। जो यहाँ पे लोग आते थे, जिनके बैठने की व्यवस्था थी, जहाँ पे सोफे लगे हुए थे, उस सोफे को भी यहाँ से ले जाने का काम किया गया। आप उनके तो निजी सचिव रहे लंबे समय तक, तो आपके नजर में क्या क्या गायब है शत्रुघ्न जी? अच्छा, हमको आप ये बता दीजिए कि इसमें क्या है, इसमें रहने लायक, ये बताइए इसमें क्या है। वो लाइट तक देखिए, सब उखड़ा, लाइट तक ले जाया गया। आप देख लीजिए ना, देखने का चीज है ना। और क्या क्या आपके नजर में गायब हुआ, थोड़ा इधर कैमरे पे बताइए। ये हाइड्रोलिक पलंग नहीं है, 2 हाइड्रोलिक पलंग थे, वो गायब है। सोफा देख लीजिए, वीआईपी डिप्टी सीएम के चेम्बर में एक भी सोफा उनके गेस्ट, वो अपने कहाँ बैठते थे, नीचे पालथी मार के बैठते थे, नीचे चटाई बिछा के सोते थे। सोफा तक गायब है। अच्छा शत्रुघ्न जी, आप हमारे साथ थोड़ा नीचे भी आइएगा। हम जानना चाहते हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये भी एक कमरा है, ये सब बिना एसी का कमरा है, देख लीजिए, सारा एसी का है। एसी की नहीं, उसको भी देख लीजिए, लाइट का भी देख लीजिए, सब खड़ा हुआ है। अच्छा, कितने एसी गायब होंगे? अब ये तो भवन निर्माण विभाग वाले बताएंगे कि इसमें कितने एसी लगे हुए थे। और आपके साथ हम नीचे थे, उस समय 50 से ऊपर एसी लगे। अभी कितना है? अभी एक भी नहीं, अभी नहीं बता सकते ना, है वाटर कूलर भी गायब है।
क्या जो वाटर कूलर होता है पानी, हाँ हाँ वो नहीं है, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, आपके साथ चीजों को देखते हैं। देखिए शत्रुघ्न जी हैं, यहाँ क्या था क्या नहीं था उससे हर चीज से वाकिफ हैं। सुशील मोदी के लंबे समय तक वो नीचे सचिव रहे हैं। सुशील मोदी का निधन हो गया था, कैंसर उनको हो गया था, तो इस आवास में क्या क्या सामान था अब नहीं है, इनको इसकी जानकारी और अच्छे से है। लगातार जो है ये लोग आरोप तेजस्वी पर लगा रहे हैं कि मकान तो खाली किए लेकिन कई चीज जो ले गए। हाँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ है सर गायब? कहीं भी इसमें कोई बताइए, ये डिप्टी सीएम के रहने के लिए है, ये चटाई बिछा के डिप्टी सीएम यहाँ सोते थे, एक भी खाट है क्या? आप दिखा के बताइए ऊपर से नीचे तक के। इधर भी कुछ वाटर कूलर में डैमेज किया गया इस तरफ में। आइए 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 आइए, आपके साथ चलते हैं। जो दफ्तर बताया जा रहा है कि जो दफ्तर है उसमें से भी जो है आप सब डैमेज किया हुआ है, तब सब देख लीजिए, सब डैमेज किया। वाटर कूलर विशाल से कहेंगे कि थोड़ा वाटर कूलर की तरफ से आइए। अभी आइए शत्रुघ्न जी, देखिए यहाँ पे ये पीने के पानी के लिए वाटर कूलर जो है लगाया गया। इसमें किसमें क्या गायब है? अभी उसमें हम कोई इंजीनियर तो है नहीं जो हम बता सकते, अब तो इंजीनियर बतावेगा कि उसमें क्या क्या निकाल लिए हैं, ढांचा क्या क्या है और ओरिजिनल चीज क्या है। ऑफिस में जो है मेन ऑफिस में आपको आरओ नहीं है, फ्रिज नहीं है, ये सब क्या हुआ, कौन ले गए, या तो डिप्टी सीएम बतावेंगे या भवन निर्माण विभाग के लोग बतावेंगे। हम वस्तु स्थिति आपको बता रहे हैं। देखिए एसी देखिए, ये देखिए एसी नहीं है, ये देखिए एसी नहीं है, जबकि ये डिप्टी सीएम का कॉन्फ्रेंस हॉल है, समझिए ना। और आपको बताते हैं, चलिए। कॉन्फ्रेंस हॉल से भी एसी गायब है और ये कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बाकायदा दिखा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो बता रहे हैं वो प्रमाण है, ये आरोप नहीं है। क्या आपको लगता है कि हाँ अच्छा सामने जो है वहाँ से भी एक उखाड़ के ले जाया गया, एसी था? हाँ एसी आप देख न लीजिए, सामने दिखाई पड़ रहा है। देखिए एसी जो है इसमें इधर जी जी देखिए शत्रुघ्न जी, जैसा मैं बता रहा हूं कि सुशील मोदी के निजी सचिव रहे हैं। देखिए ये जवाब तो या तो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी देंगे या भवन निर्माण विभाग देगा। ये देख लीजिए, सामने दिखाई पड़ रहा है, ये देख लीजिए सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें लोग इसी पर बैठते थे क्या? एक भी कुर्सी नहीं है इस पर के, एक भी कंप्यूटर नहीं है, सब ले गए। इसी को जवाब देना चाहिए। वो ये आप लोग पूछिए, हमने आपको वस्तु स्थिति जो सच्चाई है वो दिखा रहे हैं। तो देखिए कई चीजें यहाँ से गायब हैं और यही जो है इनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सबूत दिखा रहे हैं। तो तेजस्वी को जवाब देना चाहिए। तो ये बड़े गंभीर आरोप जो तेजस्वी यादव पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों पर अब आरजेडी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। आरजेडी की तरफ से बयान आया है, बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। सरकारी बंगले से महंगे सामान ले जाने की जो बात बीजेपी कह रही है वो सिर्फ ओछी राजनीति, दरअसल बीजेपी तेजस्वी फोबिया से ग्रसित हो गई है, ये कहना है आरजेडी का। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू संदेश पर नीतीश के एमएलसी भड़क गए। वो कह रहे हैं ऐसी बातें करने वाले मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। गुलाम गौस हैं, नीतीश की पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते हैं, ये कहना है गुलाम गौस का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ जेडीयू के विधान पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस साहब हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को जाति, भाषा और क्षेत्रीय विवादों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। हिंदू समाज पर क्या खतरा है इस देश में? जब मुस्लिम समाज पर कोई खतरा नहीं तो हिंदू समाज पर क्या खतरा है? और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो 600-800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, तो क्या भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र बन गया है?
इसलिए जो इस तरह की बात करते हैं जो लोग, वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसी रही है कि हम लोग हमेशा आपस में मिलजुल के रहते रहे हैं। आप देख लीजिए, केरला में जो पहली मस्जिद बनी थी, एक हिंदू राजा ने बनवाया था जिसका नाम चिरोमन था। आपका गोल्डन टेम्पल का शिलान्यास मियाँ मीर ने रखा था। आपके जो जहाँ लोग हिंदू भाई लोग जाते हैं बर्फानी बाबा का पूजा करने के लिए कश्मीर में, उसका पता है कि कश्मीरी मुस्लिम ने लगाया था। तो हमारी सभ्यता संस्कृति रही कि हम लोग मिलजुल के रहते रहे साथ में। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि अभी जो हरियाणा में चुनाव परिणाम आने वाला है, कश्मीर का जो चुनाव परिणाम आना है, वो तो स्पष्ट हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब ये मंदिर, मस्जिद, बाबरी, दादरी, लव जिहाद, घर वापसी, 3 तलाक, इस सब का मुद्दा फेल हो चुका है। तो आरएसएस समर्थक पार्टी को जिताने के लिए ये सारी बातें कही जा रही है। तो जेडीयू की ये एमएलसी गुलाम गौस और इनका ये जो बयान आया, इस पर बीजेपी भड़क गई है। मोहन भागवत पर गुलाम गौस के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। गुलाम गौस जैसे बड़बोले नेताओं पर जेडीयू को लगाम लगाना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। मोहन भागवत पर बोलने की उनकी हैसियत नहीं है। गुलाम गौस की मानसिकता दूषित है, ये कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता। मोहन भागवत ने कहा कि यह देश एक हिंदू राष्ट्र है, सभी हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाओ। जेडीयू की तरफ से भारी विरोध किया गया है। एमएलसी हैं गुलाम गौस, बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह के बयान जो है वो भागवत दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए बहुत मजबूती के साथ चल रहा है और बिहार में हमारी सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में। जनता दल यू के नेतृत्व से ये आग्रह होगा हमारा कि ऐसे ऐसे बड़बोले बदतमीज इंसान को लगाम लगाएं। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि मोहन भागवत के बयान पे ही उनको मूर्खों का स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति बताएं। इतनी औकात नहीं है गुलाम गौस की। ये देश हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और हिंदुओं की रक्षा करने का दायित्व तो सबका है। और मुसलमानों ने कभी इस देश पे 800 साल हुकूमत नहीं की, आक्रांता हुकूमत नहीं करते थे। उन्होंने कब्जा किया कुछ जयचंदों के कारण, ये पता होगा उनको। और ऐसी भाषा बोलने से इस देश का तापमान बिगड़ता है। हिंदू को सुरक्षित करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलता है। आपको लगता है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, विपक्ष को घेरने का मौका मिल जाएगा एनडीए को? बात विपक्ष की नहीं है, बात मानसिकता की है। जिस व्यक्ति के अंदर में ये मानसिकता हो कि मुसलमानों ने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, उस व्यक्ति की मानसिकता दूषित है। हम तो जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को कार्रवाई भी करें, जरा इनका इलाज भी करें और एक डेटरेंट बनाएं कि इस तरह के बयान न दें। वैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि वो संदेश जिसमें मोहन भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। भागवत का ये पैगाम असदुद्दीन ओवैसी को भी पसंद नहीं आया है। सुनिए। मोहन भागवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में पता मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है। ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया। 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो। तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ,
एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। कि रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर झारखंड में बीजेपी सरकार बनेगी तो फिर प्रदेश में एनआरसी करवाया जाएगा। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा। घुसपैठियों को चुन चुन कर बीजेपी सरकार जब सत्ता में आएगी झारखंड में तो बाहर का रास्ता दिखाएगी। शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान। रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, इसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे, और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।